नमस्कार। आज के इस ई व्याख्यान में हम मनसबदारी व्यवस्था के दोष के बारे में अध्ययन करेंगे। जागीरदारी प्रथा के दोषों को दूर करने तथा राजपूतों पर अंकुश रखने के लिए अथवा उनमें प्रतिस्पर्धा की भावना को उत्पन्न कर एक का दूसरे के विरुद्ध उपयोग करने और अपने विद्रोही उमरावों के विरुद्ध कबीला भावना का उपयोग कर उनको दबाने की दृष्टि से अकबर ने जिस मनसबदारी प्रथा का सूत्रपात किया वह कई दृष्टियों से सफल रही। इससे मनसबदारों में सम्राट के प्रति स्वामी भक्ति और कर्तव्य निष्ठा की भावना भी बढ़ी, क्योंकि उनकी पदोन्नति सम्राट की कृपा पर निर्भर करती थी। इस व्यवस्था से योग्य व्यक्तियों को दायित्वपूर्ण काम सौंपने में आसानी हो गई थी। इन सभी लाभों के उपरांत भी मनसबदारी प्रथा में कुछ जन्मजात दोष थे जो इस प्रकार से हैं। मनसबदारों को अपनी मनसब के हिसाब से जो वेतन मिलता था उसका वे प्राय दुरुपयोग करते थे। वे लोग साधारण लोगों को फौजी वर्दी पहनाकर और उनके घोड़ों को अपना बताकर सैनिक निरीक्षण के लिए जाते थे और उन्हें मुक्त कर उनके वेतन का स्वयं उपभोग करते थे। एरविन ने लिखा है, झूठी सेना संग्रह एक ऐसी बुराई थी जो मुगल सेना में सबसे अधिक पाई जाती थी। इन सबके हिस्से को पूरा करने के लिए मनसबदार दूसरों को अपने सैनिकों को उधार दे देते थे अथवा बाजार से लोगों को पकड़कर उन्हें किसी टट्टू पर बैठाकर दूसरों के साथ उनकी भी गिनती योग्य सैनिकों में करा देते थे। इस प्रकार राज्य जितना खर्च करता था उतनी योग्य व शिक्षित सेना उसे नहीं मिल पाती थी। तो यह मनसबदारी प्रथा का एक बहुत बड़ा दोष माना जा सकता है जिसका वे प्राय दुरुपयोग करते थे। दूसरा जो दोष है मनसबदारी प्रथा का वो है मनसबदार के सैनिक बादशाह की तुलना में अपने मनसबदार के प्रति अधिक स्वामी भक्त होते थे। सैनिकों का भुगतान यद्यपि शाही खजाने से किया जाता था, परंतु मनसबदार और बादशाह में संघर्ष छिड़ जाने की स्थिति में वे प्रायः मनसबदार का ही पक्ष लेते थे। तो यह भी मनसबदारी प्रथा का एक बहुत बड़ा दोष है कि मनसबदार के सैनिक जो हैं वह बादशाह की तुलना में उनका जो मनसबदार होता था उसके प्रति अधिक स्वामी भक्त होते थे और उसी का वे विपरीत स्थिति में पक्ष लेते थे। तीसरा जो मुख्य दोष है मनसबदारी प्रथा का वो है मनसबदारों को अपने सैनिक भर्ती करने की स्वतंत्रता थी। धीरे धीरे मनसबदारों का नैतिक पतन होता चला गया और सैनिक भर्ती में भ्रष्टाचार को रोकना असंभव हो गया। इसके अलावा मनसबदार को अपने सैनिक दस्ते का ही नेतृत्व करना पड़ता था, अतः
उसे विभिन्न प्रकार के सैनिकों का नेतृत्व करने के अनुभव से वंचित रह जाना पड़ता था। तो यह भी मनसबदारी प्रथा का एक बहुत बड़ा दोष था, क्योंकि इसमें सैनिक भर्ती में भ्रष्टाचार अत्यधिक बढ़ गया था। चौथा जो दोष है मनसबदारी व्यवस्था का, वो है मनसबदारों के लिए यद्यपि नियम बनाए गए थे, परंतु उनको लागू करना सम्राट की इच्छा पर निर्भर था। जो किसी भी मनसबदार को ऊंचे मनसब दे सकता था अथवा महत्वपूर्ण सैनिक अभियान का प्रधान सेनापति नियुक्त कर सकता था। इससे मनसबदारों में एक दूसरे के प्रति द्वेष की भावना का विकास होता चला गया। कभी कभी शत्रु का मिलकर सामना करने की अपेक्षा वे आपस में ही एक दूसरे को नाकामयाब बनाने में लगे रहते थे। मनसबदारों के बीच बढ़ता हुआ द्वेष मुगल साम्राज्य के लिए बहुत ही घातक सिद्ध हुआ। तो यह भी मनसबदारी प्रथा का एक बहुत बड़ा दोष माना जाएगा। अगला जो दोष है वह है नियमानुसार मनसबदार की मृत्यु होने के पश्चात उसका मनसब समाप्त हो जाता और सरकार उसकी संपत्ति को भी जब्त कर लेती थी। इसलिए प्रत्येक मनसबदार अपने जीवन काल में ही समस्त धन को खर्च करने का प्रयत्न करता था, ताकि मरने पर राज्य को कुछ भी ना मिले। इस मनोवृत्ति ने एक तरफ तो उन्हें अत्यधिक विलासी बना दिया और दूसरी तरफ वे हमेशा कर्ज में डूबे रहने लगे थे। बहुत से मनसबदार तो युद्ध क्षेत्र की ओर कूच करते समय भी अपने साथ अनेक सेवक, नर्तकियां और हरम की स्त्रियों तक को ले जाते थे। इससे सेना की गति बहुत ही धीमी पड़ जाती थी। तो इस प्रकार से यह भी एक मनसबदारी प्रथा का बहुत बड़ा दोष था, जिसमें कि मनसबदार की मृत्यु के पश्चात उसका मनसब समाप्त हो जाता था और सरकार उसकी संपत्ति को भी जब्त कर लेती थी। इसलिए प्रत्येक मनसबदार जो है वो अपने जीवन काल में ही मनसब की जितने भी जो भी उसकी कमाई थी उसको सब कुछ को वो खर्च करने की इच्छा रखता था। नेक्स्ट जो दोष है मनसबदारी व्यवस्था का, वो है मनसबदारी व्यवस्था में केंद्रीयकरण न होने से उसमें वह एकता की भावना विकसित नहीं हो पाई, जो एक राष्ट्रीय सेना के लिए अत्यधिक आवश्यक होती है। विभिन्न मनसबदारों के अंतर्गत विभिन्न सैन्य दलों के रखरखाव और रण कौशल का स्तर भी भिन्न भिन्न होता था। इसीलिए उनमें अनुशासन एवं योग्यता की समानता नहीं थी। तो एकता की भावना का न होना भी मनसबदारी व्यवस्था के एक बहुत बड़ा दोष था। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट जो है मनसबदारी व्यवस्था का दोष, वो है एक अन्य दोष जो मनसबदारों के सैनिकों की पर्याप्त प्रशिक्षण व्यवस्था का न होना था। मनसबदारों ने अपने सैनिकों को प्रशिक्षण देने की कभी व्यवस्था नहीं की और मुगल सम्राटों ने भी इसके लिए उन पर दबाव नहीं डाला। तो यह भी मनसबदारी व्यवस्था के एक दोष है। मुगल सेना के अन्य दोषों के बारे में अगर हम बात करते हैं तो मनसबदारी प्रथा के अलावा भी मुगलों की सैन्य व्यवस्था में कई अन्य दोष थे। मुगल शासकों ने सेना के पदाति अंग की तरफ विशेष ध्यान
नहीं दिया। परिणाम स्वरूप पदाती सैनिकों का स्तर दिन प्रतिदिन गिरता गया। इसी प्रकार से मुगलों का तोपखाना भी समय की रफ्तार से काफ़ी पीछे रह गया था। बड़ी बड़ी तोपों के होते हुए भी अकबर असीरगढ़ जैसे किले पर कोई सक्रिय प्रभाव नहीं डाल सका था। शाहजहां के समय में कंधार में मुगल सेना अपनी तोपों के होते हुए भी असफल रही। औरंगजेब के समय में जब मराठों ने छापामार युद्ध पद्धति का सहारा लिया, तब तोपों की रही सही उपयोगिता भी समाप्त हो गई। इस प्रकार से मुगलों ने नौशक्ति की उपेक्षा कर भारतीय समुद्रों का द्वार यूरोपीय राष्ट्रों के लिए खुला छोड़ दिया और वे भारत के समुद्र तटों पर ऐसे जम गए कि बाद में उन्हें हटाना असंभव हो गया। मुगल सेना की धीमी गति भी उनका एक मुख्य दोष थी। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उपयुक्त दोषों के कारण मुगल सेना अपनी शक्ति को खो बैठी और ऐसी स्थिति में मुगल साम्राज्य का अंत हो जाना नितांत स्वाभाविक था। तो आज के हम इस व्याख्यान में हमने मनसबदारी प्रथा के जो दोष हैं या जो कमियां हैं मनसबदारी व्यवस्था की, उसके बारे में हमने अध्ययन किया। धन्यवाद।